हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 19 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके, या लिंक नीचे इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये हमारे द्वारा आपके लिए क्विज़ 2020 के नाम से एक प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में आपको 5,000 फर्स्ट प्राइज़ और 2,500 सेकंड प्राइज़ जीतने का मौका है। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पर आपको कोर्स के रूप में सेलेक्ट करना पड़ेगा जुडिशियल एग्ज़ाम, और इसका टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और 24 मई को कब 24 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे प्रिंटेड नोट्स है, 998 रुपये में। लॉकडाउन पीरियड में आप इसको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा 2,999 रुपये में MPPSC प्री 2020 का फुल कोर्स अवेलेबल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि सफलता से कम कुछ मंजूर ही ना हो। हमें से जो कोई भी अपने जीवन में सफल होना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, वर्कोहोलिक होना पड़ेगा, यानी कि काम के प्रति जुनून या पागलपन के हद तक जाना पड़ेगा। और इतना डूब जाओ कि एक तो आसपास क्या चल रहा है उसमें समय खराब ना होगा, और दूसरा जो कुछ भी मिले वो सफलता से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम कुछ मिल रहा है तो फिर ट्राई करो, फिर मेहनत करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कहाँ जहरीली गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हुआ है, और ये बड़ा हादसा हुआ विशाखापट्टनम में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए। पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर पूजा ठाकुर का है, और तीसरा उत्तर आरती मेर का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण कब तक चलेगा। तो देश में लॉकडाउन का जो चौथा चरण है ये चलने वाला है 31 मई तक। दूसरा प्रश्न, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 17 मई को। तीसरा प्रश्न, विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी 17 मई को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है। इसका नाम है PM-E विद्या योजना। पांचवा प्रश्न, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। और ये 400 करोड़ रुपए की योजना है। वहीं छठवां प्रश्न है कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 145 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए किया गया। सातवां प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल में किस तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया गया है। और ये ICGS सचेत है। और आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कि कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसके जो है 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी। तो भारतीय सेना कितने समय के लिए इसको लागू करने वाली है। तो इसको 3 साल के लिए लागू करेगी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या और इसमें क्या क्या होने वाला है, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो कोविड-19 महामारी दुनिया भर के अंदर चल रही है और भारत में भी बीमारी है, और इसके कारण एक बड़ी संख्या बेरोजगार हो गई है। तो उसी से लड़ने में मदद करने के लिए भारत की जो सेना है वो टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने वाली है। और इसमें क्या होगा, जो टूर ऑफ ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना में अधिकारी और सैनिक के रूप में काम करने के इच्छुक जो युवा हैं वो 3 साल की इंटर्नशिप कर पाएंगे, यानी 3 साल के लिए भारतीय सेना में काम कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि हर कोई जो चाहता है कि वो इसमें प्रवेश पा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उम्मीदवारों को प्रवेश पाने के लिए जो मापदंड है प्रवेश के, उनमें ढील नहीं दी जाएगी, यानी उनको सामान्य सैनिक की तरह ही भर्ती किया जाएगा। और टूर ऑफ ड्यूटी क्या होती है, उन लोगों के लिए होती है जो देश की रक्षा सेवाओं को एक कैरियर के रूप में तो नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी वे इनमें जाना चाहते हैं, काम करके देखना चाहते हैं। खासकर यहाँ का रोमांच और इसके अनुभव करने के लिए वो इसमें जाना चाहते हैं। तो ये इसकी जो है पूरी जानकारी है। बात करेंगे अब हम तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बारे में। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है वो 18 मई को, यहाँ पर 17 मई गलत जगह टिक हो गया है, 18 मई बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और 2020 की बात करें तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की जो थीम है समानता, विविधता और समावेश, यानी कि म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इस बार की थीम रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो संग्रहालय उनकी विशेषताओं और उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो हमारे जो भारत के आसपास के 8 देश है वही देश मिलकर इन देशों में आने वाले तूफानों का नाम देते हैं। और इस बार जो तूफान आया इसका नाम क्या है, अम्फान है, और इसका नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आ रहा है और इसके गंभीर होने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, गंभीर चक्रवाती तूफान में ये बदल गया है। ये तूफान जो है 20 मई को पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट पर टकराने वाला है, उसको पार करेगा। और गंभीर चक्रवाती तूफान क्या होता है, एक्चुअल में क्या हुआ, जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसने तूफानों का श्रेणीकरण किया है या वर्गीकरण किया है। और ऐसे तूफान जिसमें हवाओं की गति 89 से लेकर 117 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उनके द्वारा ये गंभीर तूफान माना गया है। अब अम्फान की बात करें तो ये 2004 में एक सूची तैयार की गई थी। 8 देश क्या करते थे, उसमें अपने अपने यहाँ से 4-4 नाम देते थे, जिसे भारत ने भी नाम दिया था शक्ति और अग्नि, इस प्रकार के नाम भारत ने दिए थे। बुलबुल, तितली, इस प्रकार के नाम पाकिस्तान ने दिए थे। इस बार पिछली बार आपको याद हो तो फानी, ये नाम बांग्लादेश ने दिया था। तो इस प्रकार के तूफानों की एक लिस्ट होती है, नामों की एक लिस्ट होती है, जो नाम तूफान आता है उसी से नाम दे दिया जाता है। ये जो तूफान आया है 2004 में जो सूची तैयार की गई थी उस सूची का आखिरी नाम यही है और इस तूफान के नाम का प्रस्ताव थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब फिर से नई सूची बनेगी, फिर से देश नाम देंगे, उस हिसाब से आने वाले तूफानों का नाम रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो किन्ने 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ले ली और इजराइल में एक के बाद एक 3 बार चुनाव हुई। याद रखना है, पहली बार चुनाव हुआ, किसी को बहुमत स्पष्ट नहीं मिला, दूसरी बार में नहीं मिला, तीसरी बार में भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो ऐसे समय पर एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था और इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी है उसने बेनी गॉन्ट्स की ब्लू एंड वाइट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन वाली सरकार बनाई है। ये उसी प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में इसको समझना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, क्योंकि ये जो बेनी गॉन्ट्स हैं ये लगातार इनके वैचार जो राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। तो ये इसी प्रकार से कि राहुल गांधी और मोदी जी साथ मिलकर सरकार बना लें। अभी फिलहाल ये जो बेनी गॉन्ट्स हैं ये इस सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बने हुए हैं। अब होगा क्या, नई सरकार 18 महीने बाद फिर नेतन्याहू साहब अपना पद छोड़ेंगे और उसके बाद बेनी गॉन्ट्स प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ये जो नेतन्याहू साहब हैं ये रक्षा मंत्री बन जाएंगे। तो इस प्रकार से एक्सचेंज होता रहेगा पावर का। बात इजराइल की करते हैं कि राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको अब इजराइल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में आप जाएंगे। अरब देशों को पार करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये इजराइल है। इधर मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर लगा हुआ है, नीचे मिस्र लगा हुआ है, इधर जॉर्डन लगा हुआ है, इधर फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, ऊपर लेबनान की सीमा लगती है और इधर सीरिया की सीमा लग जाती है। राजधानी यहाँ पर यरूशलेम है और डेड सी आप देख पा रहे होंगे ये जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है, और ये खोज की गई है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है और इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। सुपर अर्थ उन ग्रहों को कहा जाता है जो पृथ्वी के समान आकार के होते हैं और जितनी दूर सूरज का पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसी आकार और दूरी के समान जो है ये परिक्रमा सूरज की करते हैं, यानी उनके ग्रह की करते हैं। और इस ग्रह का जो मेजबान तारा है यानी यहाँ का जो सूर्य है वो हमारे सूर्य का लगभग द्रव्यमान का 10% है। अब ये ग्रह पृथ्वी से लेकिन क्या है, करीब 111 प्रकाश वर्ष दूर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी छठवें प्रश्न की कि किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित की गई है। और ये सूचना प्रणाली विकसित की गई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा। डिटेल लिख लीजिए क्या है, MDMA के द्वारा। तो जो MDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है। अब ये प्रवासी लोग क्या होते हैं, जो अपने नेटिव प्लेस यानी जहाँ के वो मूल निवासी है वहाँ से देश के किसी और स्थान पर बस जाते हैं काम करने के लिए किसी और कारण से, तो उन्हें कहा जाता है प्रवासी। तो ये जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है, यानी कि यहाँ पर उनकी पूरी सूचना रखी जाएगी। और ये ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी जो श्रमिक है उनकी सुगम आवाजाही, यानी इसमें पता चलेगा कि कौन सा श्रमिक कहाँ का रहने वाला, अभी कहाँ पर बसा हुआ, तो ये सारी जानकारी इसमें होगी। तो एक जगह से दूसरी जगह संचार करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और इस रिपोजिटरी में नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख, मूल जिले, इस प्रकार के विवरण होंगे ताकि किसी को भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम सातवें प्रश्न की कि JNK यानी जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो ये नियुक्त किए जाएंगे जुबैर इकबाल, यानी कि A ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति की अवधि 3 साल रहेगी। और वर्तमान में जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं RK छिब्बर, वो अगले 3 साल तक अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। अभी दोनों पद इनके पास थे, अध्यक्ष भी यही थे और प्रबंध निदेशक भी यही थे। अब प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल होंगे और अध्यक्ष जो हैं RK छिब्बर होंगे। बात करेंगे अब आठवें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। और ये करने का फैसला किया गया है इस योजना शुरू छत्तीसगढ़ के द्वारा, यानी कि D ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये शुरू करने का फैसला किया है। और इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा, उससे होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो खरीफ 2019 के अंदर पंजीकृत किसान थे और उनके जो रकबा जिसमें उन्होंने फसल लगाई थी उसके आधार पर धान, मक्का और गन्ना, इन फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि दी जाएगी जो उनके सीधे खातों में हस्तांतरित होगी। बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की। तो मैप में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश सिंह बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 90 सीट्स हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ पर है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी नई मुद्रा की शुरुआत की है और किसके द्वारा ऐसा किया गया है, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और हाँ, ये बताना भी मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।